1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बच्चा डिमांड कर ही चुके थे बच्चे कि इजराइल पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज, वो डिमांड हो चुकी थी। इतने लोग चाहते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। कल 6 बजे इकरा के मंच से मैं सेमिनार ले रहा हूं। उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप तैयारी कैसे करें। भगवान का आशीर्वाद, देश के सभी लोगों का एक साथ जुटकर खड़े हो जाना, इन सारी चीजों ने मिलकर काफी हद तक इस संकट पर काबू पा लिया है। अभी खतरा टला नहीं है, अभी उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अभी बहुत सजग रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। मतलब हल्का सा इतिहास में एक होता ना गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला, अगर आपने वो मूवी देखी होगी टैंगो चार्ली, उसमें दिखाया है गोरिल्ला युद्ध कैसे करते हैं, टैंगो चार्ली। कोरोना ने भी हमारे साथ गोरिल्ला युद्ध किया। पहली फेस में हम उसे बहुत ही सावधानी से संभाल ले गए, हम सजग हो गए, हमने ध्यान रखा, हमने एहतियात बरती। लेकिन हमारे देश की एक बहुत अजीब सी आदत है हम सब की, जब भी मैं देश कहता हूं तो हम सब उसमें शामिल हैं। हम सबकी एक आदत है, हम जब तक, हम में से बहुत सारे लोगों की आदत है कि हम जब तक खतरा बहुत गंभीर नहीं हो जाता, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा बुखार आ रहा है 10 दिन से, 12 दिन से, 15 दिन से, पहले की बात बता रहा हूं, कोरोना से पहले की बात बता रहा हूं, तो लगातार दवाएं लेते जा रहे हैं बुखार की। जबकि बुखार सूचक है, अगर 4 दिन से ज्यादा बुखार लगातार आ रहा है तो वो सूचक है कि शरीर में कुछ घातक परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो एक लंबे अवधि की बुखार, एक लंबी अवधि की खांसी, एक लंबी अवधि का स्टूल में डिस्टरबेंस, ये सब सूचनाएं हैं सर। इसलिए इन सब का टेस्ट होता है तुरंत कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए अगर ये सारी चीजें कभी लगातार हो, स्टूल में लगातार परिवर्तन, खांसी लगातार, बुखार लगातार, तो ये सूचनाएं बॉडी इंडिकेट करने लगती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम टेस्ट करा लें और डॉक्टर से सलाह ले लें तो बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या है कि मैंने कहा ना, बहुसंख्यक लोग, एक तो कुछ तो मेडिकल व्यवस्था का व्यवसायीकरण हुआ ही, कुछ क्या बहुत हुआ इस निजीकरण के दौर में। लेकिन सर ये एक दिन की बातें नहीं है, ऐसा नहीं कि निजीकरण आज हो रहा है। 91 से हमने जब एलपीजी को माना तभी से निजीकरण को बहुत बढ़ावा मिला। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण, मेडिकल के क्षेत्र में निजीकरण, और ये जितनी भी लॉबियां हैं, वो चाहे शिक्षा की लॉबी हैं, चाहे मेडिकल की लॉबी हैं, ये सरकार को चुनाव में इतना फंड देती हैं सर कि इनके खिलाफ बोलना, वो किसी की भी सरकार हो सर, ऐसा नहीं किसी एक की सरकार, किसी की भी सरकार हो, वो प्राइवेट स्कूल अगर अपनी फीस साल में उनको लास्ट में चंदा लेना है तो लेना है सर। आप कहीं भी जाएं, मैं तो कई बार पेपरों में देखता हूं कि अब नहीं ले सकेंगे प्राइवेट स्कूल ऐसे ऐसी चीजें, फिर पता लगा स्कूल से आ जाता कि साहब वो 5,000 जो है रिजुविनेशन चार्ज देना है। हम उनको बोलते हैं कि मैडम वो न्यूज़पेपर में निकला था, बोले वो निकला होगा सर, वो हम उसमें क्या कर सकते हैं, आपको देना है सर, आप चाहें तो थाने जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पर आपको देना है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पशुधन है, कुबेर है, ये बैकडोर से पार्टियों को फंड देते हैं। वो कोई भी पार्टी हो सर, वो किसी, कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती हम नहीं लेते, सब लेते हैं सर। इसीलिए किसी भी देश में जब तक वो वर्ग चुनकर नहीं आएगा, वो कौन सा, किसी भी देश में जब तक वो वर्ग, वो राम जैसा वर्ग, वो अंबेडकर जैसा वर्ग,
अंबेडकर जैसा वर्ग, वो गांधी जैसा, वो उमर जैसा, ये जो वर्ग है, ये कौन सा वर्ग है? ये वो वर्ग है जो इंद्रियों से बहुत ऊपर उठ चुका है, इसकी व्यक्तिगत भोग की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए आप देखो हिंदू धर्म ने, ये वी.ए. स्मिथ, विंस्टन आर्थर स्मिथ, इसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि भारतीयों को इतिहास लिखने का सेंस नहीं है। हमने कहा अच्छा, हमारे अंदर इतिहास लिखने का सेंस नहीं है? इसने कहा नहीं, भारतीयों को इतिहास लिखने का सेंस नहीं है, लेकिन जो इतिहास लिखने की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, हां, भारतीयों को इतिहास लिखने का पहले सेंस नहीं था प्राचीन काल में। आज के संदर्भ में, आज जैसे आज कोई डेवलपमेंट होती है तो उसकी ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि साहब इस डेवलपमेंट के पीछे ये वजह है। ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट बनकर आधुनिक काल में उभरा है, उसको भी साइंटिफिक पैरामीटर पे ही रखा जाता है। लेकिन जो पुराण लिखे गए हैं, महाकाव्य लिखे गए हैं, एपिक्स लिखे गए हैं, संगम साहित्य लिखा गया है, उसमें आज के संदर्भ, आज का जो तरीका है इतिहास लेखन का, वो तरीका नहीं अपनाया गया। ये तो हम मानते हैं लेकिन ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सेंस नहीं है, ऐसा नहीं है सर। ये जो 4 काल का विभाजन है पुराणों में, त्रेता, द्वापर, कली, इतिहास लेखन का यह सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इतिहास लेखन का यह सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। चेंज, परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इस दुनिया में बस एक चीज अपरिवर्तन है, वो है परिवर्तन, चेंज। चेंज तो होगा। अब ये जो द्वापर का आदमी कहते हैं द्वापर का समय बड़ा अच्छा था, जब भी भौतिक मटेरियल चीजों का कम विकास होगा, आदमी दो ही उस पर रहता है, या तो वो कॉन्शियस पे जीता है, और जो कॉन्शियस पे जीता है चैतन्य पर, उसको दुनियावी चीजें बहुत नहीं चाहिए। जो सेंसस पे जीता है, सेंसस पे, उसको दुनियावी चीजें चाहिए। भारत इतनी बड़ी मार्केट है, 1 अरब 50 करोड़। तो भारत के संतों की जब बुराई होती है बाहर, तो मुझे अब समझ में आता है कि क्यों। क्योंकि अगर भारत की 70% जनसंख्या कॉन्शियस पर आ जाए, आप स्लीपर में चल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ध्यान करते हुए जा रहे हैं स्लीपर में, तो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। भारत के प्रति नफरत, भारत के संतों के प्रति नफरत, क्योंकि पूंजीवाद को सिर्फ एक ही वर्ग से खतरा है, एक ही देश से खतरा है, और पूंजीवाद को किसी से कोई खतरा नहीं है। पूंजीवाद को एक देश से खतरा है, वो है भारत। पूंजीवाद को एक वर्ग से खतरा है, वो है भारत के संत। और संतों का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू संत, मुसलमान संत, ऐसा हम अपनी सहूलियत के लिए कहते हैं, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं होता। और जिस धर्म में जितने कम संत होंगे, आज आप देखो सिख संप्रदाय को सबसे ताकतवर संप्रदाय है, सबसे धनी संप्रदाय है। कभी आपने किसी गुरुद्वारे के बाहर शायद ही किसी सिख को बाहर बैठकर भीख मांगते हुए देखा हो। अभी नया नया धर्म है, 500 साल पुराना धर्म है, तो अभी धर्म की जो वास्तविक चीजें हैं वो जिंदा है। धीरे धीरे अगर गलती से, अगर, फिर मैं कहता हूं, मेरे कई सारे हिंदू मित्र हैं, बड़े सारे मुसलमान मित्र हैं, वो कभी कभी मुझसे बड़ा नाराज हो जाते हैं कि यार तुम हिंदुइज्म के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, तुम इस्लाम के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों को क्यों निशाना बनाते हो? उसकी एक वजह है सर, मैं बता देता हूं उसकी वजह क्या है। तो मैंने कहा इस सिखिज्म जो एक नया नया धर्म है, अभी जो उसकी मूलभूत बातें हैं वो जिंदा हैं। इसलिए सिख दुनिया के दूसरी रिचेस्ट कम्युनिटी है। अगर गलती से, पूरी लाइन सुनिएगा तब गाली दीजिएगा, अगर गलती से यह धर्म भी पूरी तरह से पुरोहितों के कंट्रोल में आ गया, तो जो आज हाल बहुसंख्यक मुसलमानों का है
और एक अच्छे खासे हिंदुओं का है, वही इनका भी होगा सर। पुरोहित जो है वो धर्म के तथ्य से वाकिफ है, उसकी अंतरात्मा से वाकिफ नहीं है। यह बात मैं अपने बड़े सारे मुसलमान भाइयों को बोलता हूं कि तुम एक आधारभूत बात को नहीं समझ रहे हो। पुरोहित हिंदुओं में भी है, लेकिन हिंदू धर्म का, हिंदू जो है वो बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का, वो उन्हें एक स्थान देता है, लेकिन वो जानता है इनको तथ्यात्मक जानकारियां हैं। ये स्कूल के टीचर हैं, जिस धर्म में भी संत नहीं होंगे, फिर से सुनिएगा तब गाली दीजिएगा, जिस धर्म में भी संत नहीं होंगे उस धर्म के मानने वालों का बुरा हश्र होगा। यह इतिहास लिखने की आधारभूत आवश्यकता, चेंज। अब क्रेता का जो आदमी है वो कॉन्शियस पे है, उसके पास असीम उपलब्धि है, कॉन्शियस। ये जो आपको बहुत सारे साधु लगता है, जो आप महावीर को देखते हो तो आप सोचते हो बेचारे, बेचारे नहीं है। आप बुद्ध को देखते हो तो लगता है कि बेचारे, बताओ यार, राजा के बेटे थे, नाहक में घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, असीम से जुड़ गए, इनफाइनाइट। वो जब लौट कर आते हैं अरहत होने के बाद, और जब अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि ऐसी कौन सी चीज आपको मिल गई जो मेरे साथ नहीं मिलती। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप सब ये यात्रा शुरू करिए, यहां कुछ है नहीं, इसको समझिए, इससे भागिए मत, इसको समझिए। यहां पे क्या है, कॉन्शियस का लेवल थोड़ा कम हुआ, थोड़ी सी चोरी बेईमानी बढ़ी। यहां पे क्या हुआ, अरे कॉन्शियस का लेवल एकदम कम हो गया, तो महाभारत हुई स्त्री और जमीन के लिए। और आज जो है ये इंद्रिय प्रधान युग है, 95% लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं, और जितने लोग इंद्रियों पे जिएंगे उन्हें और ज्यादा भौतिकता की जरूरत है, मेटेरियलिज्म की जरूरत है। इंद्रियां बाहर ही खुश होंगी, अंदर तो वो जानती नहीं क्या है। तो जो फॉर्च्यूनर पे बैठा हुआ है वो बीएमडब्ल्यू को देख के दुखी है, टॉप मॉडल बीएमडब्ल्यू। जो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज पे बैठा हुआ है वो रोल्स रॉयस को बैठ के देख के दुखी है। जो रोल्स रॉयस में बैठा हुआ है वो अंबानी के चार्टर्ड प्लेन को देखकर दुखी है, क्योंकि इंद्रियों की जो संतुष्टि है वो बाहर है। ये सेंसेस की जो संतुष्टि है ये बाहर है, और कॉन्शियस की जो संतुष्टि है वो अंदर है। मजेदार बात यह है कि इंद्रियां दिखाई पड़ती है, और जो भी दिखाई पड़ता है वो सीमित है। इन दोनों आंखों से इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं, इसलिए दुनिया के सारे धर्म सजदा करते हैं, सारे दुनिया के सारे धर्म सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा खेल यहां पे है, ये आंख यहां पे है। ये आंख जिसकी खुलनी शुरू हो जाती है, जितने लोग भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि हमें कोचिंग ना करना पड़े और हम सिलेक्शन ले लें। बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सब कोचिंग ले सकें। कोचिंग का एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है कोचिंग का, वो ये है कि कोचिंग में जो चीज आप 2 साल में करेंगे खुद से, वो कोचिंग आपको 6 महीने में करा देती है। तो वो जो 18 महीने आपका बचा, वो उसका पैसा लेती है। बस इतना ही महत्व है कोचिंग का। बाकी कोई कोचिंग किसी को सफलता नहीं दिलाती। फिर से बोलूंगा, कोई कोचिंग किसी को, हां, अब द्रोणाचार्य है तो अर्जुन के अंदर वो तत्व है अर्जुन बनने का, और अर्जुन की यह महानता है कि अर्जुन श्रेय द्रोणाचार्य को देता है। इसलिए हमारे जो मित्र आईएएस में सिलेक्शन लेते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा ये कहते हुए कि मैंने बनाया, सवाल ही नहीं उठता सर। उनके जीवन में
उनके जीवन में उनके माँ बाप, उनके स्कूल के टीचर, उनके ग्रेजुएशन के टीचर, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर, सबका योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति की सफलता में, किसी भी क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, इसलिए किसी एक व्यक्ति द्वारा श्रेय ले लेना गलत है। आज कलयुग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर? आज कलयुग का आदमी इंद्रियों पे है। उसको लगता है इंद्रियों से बाहर कोई सुख नहीं, इंद्रियों के सिवा कुछ, और यही कैपिटलिज्म की जीत है। इसीलिए वो भारत से नफरत करता है, इसीलिए वो भारत के संतों से नफरत करता है, क्योंकि जिस दिन भारत की 70 से 80% जनता इंद्रियों से उठकर कॉन्शियस पे पहुंच जाएगी, उस दिन पूंजीवाद खड़खड़ा कर भारत में बिखर जाएगा। जिस दिन योग करने से चेहरे पर चमक आ गई, उस दिन फेयर एंड हैंडसम की जरूरत ही क्या है? जिस दिन आसन करने से हमारे बच्चे मजबूत होने लगे, मयूर आसन, भुजंग आसन, उस दिन हॉर्लिक्स की जरूरत क्या है? जिस दिन प्राणायाम करने से बेसिक बीमारियां कंट्रोल होने लगी, उस दिन दवाओं की जरूरत कहां रहेगी? जिस दिन ध्यान करने से एंजाइटी खत्म हो जाएगी, एक्सर्शन खत्म हो जाएगा और आदमी घर पहुंचकर सुकून से सोएगा, उस दिन नशे की जरूरत क्या है? और अगर ये सारी जरूरतें खत्म हो जाएंगी तो पूंजीवाद सरवाइव किस पे करेगा? दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट छिन जाएगी उससे। तो उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, भारत के खिलाफ अभियान चलाओ। और भारत के खिलाफ ना भी चलाओ तो भारत की संत परंपरा के खिलाफ अभियान चलाओ। ना हो तो 2-4 संत फंड करके पैदा करो, खुद से पैदा करो, फंड करो, फिर उन्हें लिप्त करवाओ, फिर संत लॉबी को बदनाम करो। क्योंकि आने वाले समय में अगर दुनिया को कोई बचा पाएगा तो वो भारत है, और दुनिया को इस संकट से कोई निकाल पाएगा तो वो भारत के संत हैं। बाकी अब इस दुनिया को शायद ही कोई बचा पाए। भारत, आने वाला समय भारत का है। बड़े मेरे एक मित्र हैं ब्राजील में, वो अक्सर मुझे फोन कर देते हैं कि तुम ज्यादा हाइपरबोलिक हो जाते हो भारत को लेकर। नहीं नहीं सर, दिखाई पड़ रहा है सर। आज के जो हमारे लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला तो प्रकाश पटेल जी हैं, क्षमा चाहता हूं, पहला तो प्रकाश पटेल जी हैं, दमोह के प्रकाश पटेल जी। ये देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, ये कोरोना को भी हराया और ब्लैक फंगस को भी हराया प्रकाश पटेल जी। प्रकाश पटेल, पथरिया के छपरट गांव में रहने वाले 50 साल के प्रकाश पटेल पहले कोरोना से संक्रमित हो गए और कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से। सर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो कोरोना से रिकवर हुए हैं वो कई सारी एलोपैथिक दवाएं ली होंगी, हो सकता है स्टेरॉइड भी लिया हो, रेमडेसिविर भी लिया हो। तो ये जो दवाइयों का इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट, उसकी जो हिंदुस्तान में दवा है वो ये है सर, अचूक दवा है सर, अचूक। गिलोय चिरैता, कहीं से भी मंगाइए, किसी भी कंपनी का मंगाइए। और अगर आपके घरों में नीम की गिलोय मिल जाए तो मंगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके घरों में नीम की गिलोय या वैसी ही गिलोय, सर उसका काढ़ा पीजिए गिलोय का, वो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे बॉडी के 1 महीने के अंदर सब बाहर कर देगी। अगर आप नहीं, जैसे शहरों में हमारे बहुत भाई रहते हैं, भाई बहन है, वो नहीं ये सब कर सकते कि गिलोय उगाएं, फिर गिलोय का डेली तोड़ें उसे, काटें उसे। ये बहुत फायदेमंद चीज है सर, गिलोय और चिरैता का रस।
आधा कप पीने पर साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। उसमें मतलब कोई इफ एंड बट का मामला नहीं है, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट होता है दवाओं का, उससे बचा लेगी आपको। सुबह खाली पेट लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट से बचना होगा। अब दूसरी चुनौती यह है, अब बहुत सारे लोगों को एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट से बचना होगा। तो ये प्रकाश पटेल जी हैं, इन्होंने कोरोना को भी मात दी और इन्होंने ब्लैक फंगस को भी मात दिया। दूसरी एक बड़ी अच्छी खबर है, हमारी बहन किशोरी पेड़ेकर महापौर है बीएमसी की। इन्हें मुंबई में नाइटिंगेल भी कहा जाता है। इनको नमन है, इनको साधुवाद है। किशोरी, श्रीमती किशोरी पेड़ेकर, आदरणीय किशोरी पेड़ेकर, 2002 में इन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ राजनीति को ज्वाइन किया और अभी मुंबई की बीएमसी में मेयर हैं। और इन्हें मुंबई में नाइटिंगेल कहा जाता है। सेवा भाव इतना ज्यादा है, सेवा भाव। और जिन्होंने ऑक्सीजन का मैनेजमेंट किया इस संक्रमण के दौरान, उसको लेकर उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। और इस बात के लिए मुंबई जैसा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, उसको अगर कोई मैनेज कर रहा है, सर वहां तो एक ऐसे ऐसे एरियाज हैं कि अगर एक बार उन एरियाज में कोरोना फैल गया पूरी तरह से, सर वही एरिया संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुंबई तो छोड़ दो आप। बहन किशोरी जी को सत सत नमन। दूसरा आज एक एग्जांपल है विनीता जी का। आज मैंने स्पेशली बहनों को लिया है, चुना है उनके लिए कि विनीता जी हमारी हैं, बहन रसूलाबाद कानपुर देहात से। ये देखिए सर, मैं पहले आपको मुंबई की नाइटिंगेल की फोटो दिखा दूं, हालांकि इन्होंने मास्क लगा रखा है। ये है आदरणीय किशोरी पेड़ेकर जी, जो मुंबई की महापौर है बीएमसी में, और बड़ी सराहना। संक्रमण के दौरान इन्होंने बहुत जी जान से ऑक्सीजन का मैनेजमेंट किया, दवाओं का मैनेजमेंट किया। और ये है बहन विनीता, ये रसूलाबाद कानपुर देहात से हैं। इन्होंने, ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट थी, मतलब प्रेग्नेंट थी और संक्रमण हो गया, संक्रमण हो गया इनको। पेशे से नर्स ही है। अब नर्स है तो मानी सी बात है, सेवा करते हुए संक्रमण का शिकार हो गई, प्रेग्नेंट। खुद का बचाव किया, बच्चे का बचाव किया, बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ। और फिर जो इनको मैटरनिटी लीव मिली थी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आजकल महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, उस मैटरनिटी लीव का इन्होंने फायदा नहीं उठाया। और जैसे ही ये थोड़ा सा स्वस्थ हुई, ये सेवा पर फिर पहुंच गई। जैसे ही ये थोड़ा सा स्वस्थ हुई, ये सेवा पर फिर पहुंच गई। ऐसे न जाने कितने लोग, न जाने कितने लोग। अब तो जो दौर चल रहा है रिकवरी का, हमने कहा ना, कोरोना ने हम पर घात लगाकर हमला किया, हम इसलिए फंस गए। मैं वहीं से तो मैंने चर्चा शुरू की थी कि हमारी आदत है किसी चीज को कैजुअली लेने की। यार ये होता है, बहुत लोग तो ये चर्चा करने लगे थे कि कोरोना वरोना कुछ होता ही नहीं भाई साहब, सब चाल थी, ऐसे हम लोग को फंसा दिया भाई साहब, कोरोना कुछ हो। बहुत लोग तो पता नहीं कौन सा वीडियो पास कर रहे थे कि इटली के डॉक्टरों ने किया नया खुलासा, कोरोना की साजिश का हुआ पर्दाफाश। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के मन में यह बात आ गई कि अरे यार कोरोना जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, और सब रिलैक्स हो गए। और जैसे ही रिलैक्स हुए, उसने पलटकर वार कर दिया। और जब घात लगाकर कोई वार करता है सर, तो उस वक्त अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा, प्रभु का आशीर्वाद और लोगों का की सेवा भाव से हम इस संकट से बाहर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? एहतियात बरतना होगा, बहुत बहुत ज्यादा। अब हमें किसी भी कीमत पर कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर किसी भी कीमत पर
शिथिलता नहीं बरतनी है। आप सभी लोगों से सादर निवेदन है कि जितने लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं वो जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, आप दवाओं से, वैद्यों से संपर्क कर लें, पतंजलि के वैद्यों से संपर्क कर लें, या इस देश में बहुत सारे वैद्य हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक संस्थाएं हैं, आप उनसे संपर्क कर लें और ऐसी चीजों का सेवन करें जो आपके शहर बदन से टॉक्सिक्स निकाल दें। कहते हैं ना डिटॉक्सिफाइंग, तो वो डिटॉक्सिफाइंग का दौर आप शुरू करें, वो अब आपके लिए बहुत जरूरी होगा। खैर, अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बच्चा डिमांड कर ही चुके थे बच्चे कि इजराइल, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज, वो डिमांड हो चुकी थी। अब उस डिमांड पर मां बाप की बस परमिशन चाहिए थी और 1917 में रूसी क्रांति हो गई, साम्यवाद विजयी हुआ, कम्युनिज्म विक्टोरियस हुआ रशिया में। रशिया की बॉर्डर है अरब वर्ल्ड से और ईरान के साथ, और अब आवश्यकता हुई कि नहीं नहीं इजराइल पैदा होना चाहिए। और फिर आर्थर बेल्फोर ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि हां भाई, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। हालांकि अरब उनसे नाराज ना हो, इसलिए आर्थर बेल्फोर ने यह भी कहा कि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर वहां के जो वासी हैं अरब, उनके हितों को नुकसान नहीं होने देगा। 1920 में वेस्ट एशिया, 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस। अब सवाल यह उठा कि जब ज्यूज वहां पे है ही नहीं तो उसको पैलेस्टीन बनाओगे क्या, इजराइल बनाओगे कैसे? अब यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि जब वहां पे ज्यूज है ही नहीं तो उसको पैलेस्टीन, इजराइल बनाओगे कैसे? तो 1920 में सेवरस की संधि और वेस्ट एशिया टर्की से ले लिया। अब जब वेस्ट एशिया टर्की से ले लिया तो एक मैंडेट सिस्टम करके एक व्यवस्था आई। मैंडेट सिस्टम, इस मैंडेट सिस्टम की जो व्यवस्था थी लीग ऑफ नेशंस ने शुरू की। 1920 में लीग ऑफ नेशन का भी जन्म हुआ। मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत वेस्ट एशिया को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बांट दिया गया कि साहब इन एरिया को आप सुरक्षा देंगे, अपने अंडर में रखेंगे, यहां आप एक व्यवस्था क्रिएट करेंगे और जब ये संभलने की स्थिति में होंगे तो आप इन्हें आजादी दे देंगे। मैंडेट सिस्टम। अब इस मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत हिजाज, पैलेस्टीन, ये सब ब्रिटेन के संरक्षण में, प्रोटेक्शन में आ गए। सीरिया फ्रांस के प्रोटेक्शन में आ गया। अरबियों से वादा किया था, मोहम्मद हुसैन हिजाज के थे, उनसे वादा किया था कि तुमको सारा अरब वर्ल्ड मिलाकर एक फिर से कैलिफाइट रिवाइव कराएंगे। तो इनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देना था, तो हिजाज तो दे दिया कि भाई चलो हिजाज तुम संभाल लो। पैलेस्टीन अब ब्रिटेन के कब्जे में। इस मैंडेट सिस्टम के तहत पैलेस्टीन अब ब्रिटेन के कब्जे में, और यहीं से यहूदियों का जो टिकलिंग डाउन था, पहले क्या था, एक दो करके आ रहे थे, लेकिन यहीं से यहूदी एक बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन की तरफ बढ़ना शुरू हुए। अरबियों को बड़ी चिंता हुई कि यार इतने ज्यूज कहां से आ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि मुसलमान और यहूदी, मुसलमान सबके साथ रह सकते हैं, यहूदियों के साथ नहीं रह सकते। एकदम उल्टा, एकदम विपरीत सिद्धांत, एकदम विपरीत। जो जीवन के सिद्धांत है वो एकदम विपरीत। इंटरेस्ट सिस्टम, पूरी दुनिया का जो मनी रोटेशन है वो आज यहूदियों के हाथ में है। मैंने कहा ना, तेल किसका? अरबियों का। उससे जो पैसा आता है उसको रोटेट कौन करता है? यहूदी। और यही उनकी ताकत है। इजराइल, आप समझ ही नहीं रहे खेल को।
इजराइल को इतनी स्ट्रैटेजिकली पैदा किया है भाई मेरे, अगर इजराइल नहीं पैदा होता, गौर से सुनना इस बात को और सोचना, बुद्धि लगाना, सबसे बड़ा आय का स्रोत पश्चिम के पास क्या है? जो पश्चिम के पूंजीवादी मुल्क हैं, जिनको हम खासकर नाटो कहते हैं, उनके पास सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? हथियारों की बिक्री। हथियारों की बिक्री। और हथियार खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा है। और पैसा किसके पास है? जिसके पास तेल है। भारत पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, तो 100 रुपया कमाए, उसमें से तन पेट काट के 60 रुपए का हथियार ले आए। पाकिस्तान क्यों पैदा किया, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये सब पैदा करने के पीछे एक बड़ी सोची समझी चाल है। अब भी समझ जाओगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इजराइल अगर नहीं पैदा होता, बड़े सारे फैक्टर हैं। 1990 तक इन अरब कंट्रीज को, इजिप्ट को, सबसे बड़ा हथियार विक्रेता कौन? रशिया। दोनों भाई में से किसी का तो फायदा हो रहा था। सऊदी अरब एक बहुत बड़ा हथियार खरीदार, सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और लड़ेगा किससे? ईरान से। वाह मालिक, क्या सेटिंग बैठा रखी। और ये हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक, ये चारों तरफ सिर्फ यही फैलाते रहते हैं। जो आधारभूत चुनौतियां हैं मुसलमानों के सामने, उस पर चर्चा करो, उस पर तुम नहीं बोलोगे। ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बढ़ाएगा तो किसको दिक्कत होगी? सऊदी अरब को। उस पर तुम नहीं बोलोगे। इजराइल पैदा हुआ, अरबों का अस्तित्व खतरे में पैदा पड़ गया, इजराइल पर हमले शुरू हुए। हथियार कौन देगा? सऊदी अरब हथियार बनाता है, इजिप्ट हथियार बनाता है, लीबिया हथियार बनाता है, तेल इनके पास। तो जब ये तेल बेचेंगे, पैसा आएगा इनके पास, अरबियों के पास। अब अगर वो पैसा इन्होंने इंडस्ट्री में लगा दिया, साइंस एंड टेक में लगा दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया, बगदाद रॉयल सोसाइटी बना दिया, तेहरान रॉयल सोसाइटी बना दिया, इस्लामाबाद रॉयल सोसाइटी बना दिया, तो ये तो 20 साल में महान बन जाएंगे सर। यही तो हुआ था यूरोप में जब पैसा आने लगा। रॉयल सोसाइटीज किसके लिए? साइंस एंड टेक के लिए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन किसके लिए फंड करेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। तो यहूदियों को लगा, पश्चिम के लोगों को लगा कि बॉस पैसा इनके पास झकझोर झूम के आएगा और ये बना लेंगे बगदाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ बगदाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ तेहरान, रॉयल सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ काबुल। और ये R&D को प्रमोशन देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम सब तुरंत आगे निकल जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे, बैंक खोल लेंगे। फिर हम जाके घंटा बजाएंगे। तो इनको दिखाओ कि तुम्हारे अस्तित्व को खतरा हो गया है। फिर क्या होगा? फिर ये हथियार खरीदेंगे, तो तेल बेचेंगे, इनके पास पैसा आएगा, फिर हम इन्हें पीछे से हथियार बेच देंगे, वो सारा पैसा पश्चिम के पास वापस चला आएगा। कैलकुलेशन। जितने लोग चाहते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, कल 6 बजे इकरा के मंच से मैं सेमिनार ले रहा हूं। उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप तैयारी कैसे करें।
तैयारी में मुख्य चीज क्या है? कल आप बैठे, अगर आप वो समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं जाने की। बहुत सारे लोग हैं जो कभी कोचिंग करने नहीं आए, बहुत सारे। समझना पड़ता है सर, समझना, जोड़ना पड़ता है चीजों को, सारे फैक्टर्स को सामने रखना पड़ता है। अब यहूदी आने लगे, अरबियों को। अब यह हुआ भाई बहुत, अब जैसे मुझसे कोई कह दे मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, अब अगर मैं अपने घर वालों से कहता हूं कि यार सोच रहे हैं बैंगलोर सेटल हो जाए, सब यहां समाज डेवलप हो गया है ना। आप जहां रहते हैं 5 साल से ज्यादा, वहां आपका समाज डेवलप हो जाता है। आपका नाई हो जाता है, आपका डॉक्टर हो जाता है, सब्जी वाला आपका परिचित हो जाता है, सबके में विश्वास हो जाता है कि फलाने भैया हैं। इसलिए किसी भी जगह को छोड़ना नामुमकिन है। जो जहां सेटल्ड हो जाता है वो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता। और ज्यूज पूरी दुनिया में सेटल्ड, यूरोप में सेटल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल्ड, तो इनको हटाया कैसे जाए, इनको भगाया कैसे जाए? तो 1933 में आप देखोगे हिटलर, 1933 में हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया। और जब हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया तो फिर ज्यूज का प्रभाव, अब जाएं कहां? एक ही जगह थी जहां वो बुलाए जा रहे थे, आमंत्रित किए जा रहे थे, सब पैलेस्टीन भागना शुरू कर दिया। सब देखिए कितनी सुनियोजित तरीके से गेम चल रहा है। सब पैलेस्टीन भागना शुरू कर दिया, ऑफिशियली भागना शुरू कर दिया। अब जब यहूदियों की संख्या आधी हो गई, आधे अरब आधे यहूदी, फिर तो मामला एकदम बिगड़ गया, फिर तो तनाव बन गया, फिर झगड़ा शुरू होने लगा। दो विरोधी पड़ोसी कितने दिन साथ में रहेंगे? तनाव बैठ गया, हिंसा बैठ गई, ब्रिटेन को मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी, 3000 अरब मारे गए। अरबी तैयार नहीं थे कि ना हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे, 3000 अरब मारे गए, ब्रिटेन को मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी। और ये सब गब्बर के इशारे पे हो रहा था, क्योंकि गब्बर को ईस्टर्न क्वेश्चन में घुसना था, गब्बर को पूर्वी प्रश्न में आना था। अगर गब्बर वहां नहीं पहुंचेगा, ठाकुर का दोनों हाथ कट चुका है, ओटोमन खत्म हो चुका है, रूस पूर्वी प्रश्न में पहले से मौजूद है, ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर हो चुके हैं। 1926 से अमेरिका बनने लगा महाजन, पैसा बांटने लगा। 1926, अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों भागीदारी की, महाजन, उससे पहले वो प्रथम विश्व युद्ध में वो है, तटस्थ है। 1926 में डाउस प्लान, अमेरिका महाजन बनने लगा। डाउस प्लान के अंतर्गत किसको पैसा दिया? जर्मनी को। जितने भी देश परेशान थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सबको पैसा बांटना शुरू किया। 1926 के बाद ब्रिटेन ऑफिशियली महाजन होना शुरू हो गया, पैसा बांटने लगा। सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1945 में ट्रूमैन प्लान, ग्रीस को पैसा दिया, टर्की को पैसा दिया। और 1947 में अमेरिका ऑफिशियली पूरी दुनिया में है। किसको पैसा चाहिए? भैया दे दो पैसा। जब अमेरिका ने महाजनी शुरू की तो रूस ने भी शुरू की, मोलोटोवा प्लान। गब्बर को आना था यहां, ये सारी तैयारी गब्बर के एंट्री की हो रही है। अब क्या हुआ? 3000 अरब मारे गए, ब्रिटेन ने मिलिट्री कार्रवाई की,
1936 में जब मामला और बढ़ा तो फिर 1936 में पील कमीशन की नियुक्ति हुई। पील कमीशन, और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया, ब्रिटेन ने पील कमीशन की नियुक्ति की और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया कि पैलेस्टीन को दो भाग में बांट दिया जाए, टू पार्ट्स। एक पार्ट ज्यू पैलेस्टीन और एक पार्ट अरब पैलेस्टीन। ये तो वही वाली बात हो गई, किसी का मकान आपने किराए पे लिया, बाहर बोर्ड लगा दिया हिंदू एकता मंच, जैसे पैलेस्टीन पे कब्जा हुआ ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोगों का मकान कब्जा होता है। यही तरीका है, और गब्बर की बैकिंग होती है पीछे। सब यूपी में तो बहुत जबरदस्त धंधा चलता है, दिल्ली में बहुत जबरदस्त धंधा चलता है, सब बहुत, ये सब बिजनेस है बेसिकली। हमारे एक कोलीग थे हैं वाजीराम में, उनका मकान कब्जा, पीछे से बंदा पैसा मांग रहा है, इतना पैसा दे दो छुड़वा दे। ये सब बिजनेस है, और इन बिजनेसों के पीछे गब्बर बैठे होते हैं। आप कहीं भी जाओगे, कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी, गब्बर सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। बोले दो भागों में बांट देते हैं। अरब वालों ने क्यों दो भागों में बांटोगे? तुम्ही ने कहा था कि वहां के जो अरब वासी हैं उनके इंटरेस्ट में कोई प्रहार नहीं होगा। अरे बोले अरब आधे आ चुके हैं तो थोड़ा सा समझ लो। बोले ना, अरबियों ने मना कर दिया कि हम तो ना बांटेंगे। मामला खत्म हो गया। 1937 में मामला खत्म हो गया कि भैया ये एक पहल थी कि भाई मामले को शांत कर दिया जाए। एक तो मामला पैदा करो फिर शांत करो। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो बड़े सारे यहूदी बहुत जगह रेफ्यूजी बन के रह रहे थे। और तब अमेरिका ने 1945 में अमेरिका ने ऑफिशियली 1 लाख ज्यूज को पैलेस्टीन भेजा, और यह है गब्बर की एंट्री। ऑफिशियली 1 लाख ज्यूज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत बहुत खराब, बहुत खराब, फाइनेंशियली बैंकरप्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा भैया अब हम ना चला पाएंगे साम्राज्य, और गब्बर तब तक उभर चुका था। और गब्बर तब तक उभर चुका था, गब्बर एकदम बस हाथ हिलाना बाकी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस पर्दे के पीछे चले गए। अब उभर के दो नई शक्तियां आई, यूएस और यूएसएसआर। अब चूंकि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नारा दिया था, एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अटलांटिक चार्टर। 1945 के बाद अमेरिका के पास इकोनॉमी है, एम्पायर नहीं है, और इकोनॉमी बिना एम्पायर के सर्वाइव ही नहीं कर सकती। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी बिना एम्पायर के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो पानी दे दो भाई। डायरेक्टली अमेरिका दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकता। अभी अभी एशिया और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मुल्क आजाद हुए थे, और अमेरिका ही ने नारा दिया था अटलांटिक चार्टर, एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। उधर रूस कम्युनिज्म, इंपीरियलिज्म के हम खिलाफ हैं, तुम किसी पे कब्जा कर ही नहीं सकते। सॉरी, लेकिन नियम तो नियम है ना सर। अगर तुम इकोनॉमी के पीठ पे पहुंचोगे तो साम्राज्य तुम्हें चाहिए। तो इन लोगों ने एक दूसरा रास्ता निकाला, बैकडोर रास्ता, मार्शल प्लान, पैसा बांटो। ये सब नए नए मुल्क आजाद हुए थे, पैसा इनके पास था नहीं, इनको भी विकास करना था, डेवलप करना था। तो इन्होंने कहा पैसा बांटो, मार्शल प्लान। अमेरिका ने कहा पैसा बांटो। रूस ने कहा यार ये तो पैसा बांट के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। तो रूस ने अमेरिका के मार्शल प्लान को क्या कहा? डॉलर इंपीरियलिज्म। रूस ने कहा कि पूरी दुनिया पर अमेरिका डॉलर की ताकत से कब्जा करना चाहता है। और फिर रूस ने एक नया प्रोग्राम चलाया, मोल्टोवा प्लान, कि जो भी देश कम्युनिज्म के नियम को मानेंगे हम उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। मोल्टोवा प्लान
अब नेहरू जी भारत 1947 में भारत पैदा हुआ, पाकिस्तान ने तो तुरंत अमेरिका से पैसा ले लिया कि भैया हमको दे दो भैया, पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान तो लाडला बेटा 1947 में, हाँ बोले ले ले बेटा ले ले, ले लिया। बोले कहां लगाएं, बोले कहां लगाओगे क्या, ये भारत, वो कश्मीर तुम्हारा है, तुम्हारे क्षेत्र पे कब्जा है, हमला करो। अगर पाकिस्तान को 47 में कोई नेहरू मिला होता ना, तो आज पाकिस्तान भारत पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ जोड़ रहा होता। लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य, ना उसे नेहरू मिला, ना उसे शास्त्री मिला, मिले ही नहीं ये सब नेता उसे। ना उसे बिस्मार्क मिला, ना उसे लिंकन मिला। थे, ऐसा नहीं थे, थे। ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल नहीं है, जानकार नहीं है, समझदार नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन किसको समर्थन मिलेगा, गब्बर किसके साथ खड़ा होगा? जब जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत से समझौता, वहां भी बड़े सारे राजनेता थे जिन्हें इस बात का एहसास होता था कि यार हम भूखे नंगे लोग, यार हम क्यों हथियार कर लेते, समझौता कर लो यार, कुछ रास्ता निकाल लो बीच का। जब जब किसी नेता ने भारत के साथ समझौते की कोशिश की, तख्ता पलट हो गया। नवाज शरीफ तो मरने से बचे। ऐसा नहीं कि उधर लोगों को समझ में नहीं आता, उधर भी आता है। और हमने तो हमेशा कोशिश की, हमेशा, कि भैया लड़ाई से कोई फायदा है नहीं। नेहरू जी ने दिमाग लाया कि यार अब क्या किया जाए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने कहा कि यार करें क्या, क्या किया जाए। अरे नेहरू ने कहा दोनों से पैसा लेंगे, नाम नॉन अलाइंड। हमारे बहुत सारे भाई लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं जानते हैं, उनके पास वाकई में पैसा नहीं है। जबलपुर का हमारा एक स्टूडेंट है, उसने हमारा कोर्स खरीद लिया, पैसा दिया, पता चला उसके पास खाने को पैसे नहीं। कहीं उसके अगल बगल के उसके मित्रों से पता चला कि सर खाने को नहीं है। इस देश में एक तबका ऐसा है जो है लेकिन देना नहीं चाहता, वो भी तबका है लेकिन वो देना नहीं चाहते। और बिना दिए आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। और खेल आशीर्वाद का है। इसलिए हमारे देश में भिक्षु की परंपरा रही। जब कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर आता था और तुम उसे एक रोटी देते थे, तो वो भिखारी नहीं था, वो तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता था, वो तुम्हें राय देकर जाता था, वो तुम्हारी दुनियावी समस्याओं का समाधान देकर जाता था। इस देश में संत कभी भिखारी नहीं रहे। इसलिए हमने संतों को कभी भिक्षु कहा। भिक्षु जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, जो ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को तुम कीमत से तौल नहीं सकते, तो तुम जो थोड़ा बहुत देते हो, 1 करोड़ 2 करोड़, उसके लिए कोई माने नहीं रखता सर। सदगुरु के लिए पैसा माने ही नहीं रखता। जो चीज उस आदमी के पास है ना, पैसा कहीं खड़ा ही नहीं होता उस आदमी के सामने। इसलिए आप जब किसी संत महात्मा को दान करते हो तो बहुत एहसान नहीं करते हो सर। एक तो आप मोह में करते हो, या हो सकता प्रभाव में कर रहे हो, लेकिन अगर उससे आपने कुछ सीखा है, देखो सर, अब ब्रिटेन की औकात नहीं थी कहीं पर पंगा लेने की। गब्बर ने सीधे 1 लाख ज्यूस भेज दिए। यह हुआ कि भाई फिर से इजराइल फिर वही फार्मूला आया कि 2 पार्ट में बात हो, ज्यू पैलेस्टीन, अरब पैलेस्टीन। इस बार यहूदियों ने मना कर दिया कि हम तो ना मानेंगे। तो बोला ना मानोगे तो 1947 में ब्रिटेन
ह्यूमन के हाथ में मामले को सौंप कर बाहर चला गया, भैया हम ना संभाल पाएंगे, हम जा रहे हैं। ब्रिटेन बाहर चला गया। 1948 में डेविड गुरियन ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी, बन गया इजराइल। और अब पूर्वी प्रश्न में एक और आदमी आ गया, कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूर्वी प्रश्न में कौन कौन था? टर्की, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। फिर 19th सेंचुरी के सेकंड लास्ट में कौन आया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बर्लिन कांग्रेस। और 20th सेंचुरी में कौन एंट्री मार दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन सब के अपने इंटरेस्ट हैं। अरब बेचारे इस बात को समझ ही नहीं पाते। इस एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? सिल्क रूट। अब इस एरिया में एक और आदमी घुसने के फिराक में है। इस एरिया पे एक और आदमी अपना दबदबा बनाना चाहता है, चाइना। अब इस एरिया में एक और आदमी कहता हम भी आएंगे, हम नए लम्बरदार हैं दुनिया के। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बीआरआई। इस एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? सिल्क रूट का केंद्र, दूसरा स्विस कैनाल, तीसरा ऑयल, और चौथा कम्युनिज्म। यह है इजराइल का जन्म। जब तक इजराइल वहां पर है, इन सब के इंटरेस्ट हैं। गब्बर के ज्यादा हैं, गब्बर ज्यादा ताकतवर है। और अरब वर्ल्ड को ऐसा बांट रखा है, अरे बाप रे, क्या सेटिंग कर रखी है। बेचो तेल, खरीदो हथियार। जिनकी आपस में लड़ाई नहीं है वो क्यों हथियार खरीदेंगे? क्योंकि उन्हें इस्लाम को प्रमोट करना है। पाकिस्तान को क्यों हथियार खरीदना है? भारत कहीं पाकिस्तान को हजम ना कर जाए। कैसे? इस दुनिया में बस दो ही लोग हैं, एक जिनके पास भगवान का आशीर्वाद है, समझदारी, बस वो राज करेंगे सर, वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरा है आम आदमी, जो मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ, मार खाने के लिए पैदा हुआ, पिकनिक मनाने के लिए पैदा हुआ। समझाओ जाकर बाहर लोगों को, आप जाओ कि भैया जातिवाद कुछ नहीं होता, देश बड़ी चीज है, गाली देंगे आपको। जुट के बड़े हुए थे सब मिलजुल के। अभी कोरोना का थोड़ा प्रेशर खत्म हुआ, फिर मैं देख रहा हूं मेरे मोबाइल पे फिर जातिवादी कमेंट्स और पोस्ट आने लगी। आज मेरे पास एक पोस्ट है, उसमें लिखा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर दलितों को इस देश में नागरिकता दी गई तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। कहां लिखा है भैया? मैं दिखाता हूं आपको। ऐसा पोस्ट, ये लोग, इन पे केस हो सकता है इनको, मतलब ये इन्होंने ऐसे पोस्ट डालते हैं। ये देखिए, ये तेली तंबोली गुरमुयों को संसद में जाकर हल चलाना है क्या? बाल गंगाधर तिलक। सर, बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट दिया था कि इफ गॉड बिलीव्स इन कास्ट सिस्टम, आई डोंट हैव फेथ इन गॉड। ये देखिए, ये फिर शुरू हो गया। ये आज ही आया है। ये हमारे पास एक ग्रुप है, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, और ऐसे सारे जातियों के हैं, ऐसे सारे। फिर ड्रामा शुरू हो गया।
इनको कौन समझाएगा? इनको 2000 साल से मार खाने की आदत है। मुसलमानों को कुछ बोलो, कहते हैं तुम आरएसएस के आदमी हो। हिंदुओं कुछ बोलो, कहते तुम्हारा तो पैसा आता है अरब से। खैर, ये तो राजकाज है सर, ये तो चलेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पर निराश होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। भारत को आशा है ये जो आने वाली जनरेशन है, इससे ये जो नई जनरेशन भारत की आने वाली है 1990 के बाद वाली, उससे भारत को बहुत आशा है। सोचती है, दिमाग लगाती है, अगर वो मिसफायर की तब इंडिया खतरे में पड़ेगा। भारत तो कभी खतरे में पड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं सर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और आने वाला समय भारत का है। ये आज इजराइल के जन्म की कहानी सुनाई मैंने आपको, अभी मुद्दा फिर भी बाकी है। कल पाकिस्तान के जन्म की कहानी सुनाऊंगा और फिर सुनाऊंगा इजराइल पैलेस्तीन का मुद्दा। लेकिन आशा करता हूं कि पूरी कहानी एकदम जड़ से आपको स्पष्ट हो गई होगी, शुरुआत से। फीस के रूप में सहयोग करते रहें, एक दूसरे का साहस बढ़ाते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, यही आपकी फीस है सर। इतना करते रहेंगे, मेरी फीस मुझ तक पहुंचती रहेगी। बड़े सारे मित्र हमें मैसेज कर रहे हैं। आज वेस्ट बंगाल से एक मैसेज आया था मुझे, वहां के एक ग्रुप का एक मैसेज आया था कि सर हम अनाज बांट रहे हैं, खाना। सर सबको साधुवाद है सर, भगवान परमात्मा गॉड अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं है सर। आप हमें भेज रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है सर, लेकिन आप कितनी दुआ ले रहे हैं सर? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दुआ। और इस मुसीबत में अगर आप किसी एक भी आदमी की मदद कर ले आते हैं तो आप बहुत महान हैं। इसी के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सब इस देश को महान बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और इस परेशानी के संकट से इस देश को बाहर निकालेंगे। जय हिंद।